सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, मरीजों से भेंट कर सेवाओं की गुणवत्ता पर फीडबैक लिया। हल्द्वानी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, बढ़ते अपराध पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बक्सर में पंचायत घर की खराब हालत, ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप। एसडीएम ने मरम्मत का आदेश दिया। पौड़ी में गुलदार का आतंक, गुलदार ने बच्ची को बनाया निवाला। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने औचक निरीक्षण किया। दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। ऐसे में मरीजों को देखकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली। तो बताते चले कि चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। ऐसे में तीमारदारों के लिए भी उपलब्ध समुचित व्यवस्थाओं पर उन्होंने बातचीत की। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज दून अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी थी। ऐसे में जो अस्पताल की डॉक्टर्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, मरीजों से भी मुलाकात की। साफ उन्होंने कहा कि जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के साथ वहां पर आते हैं, उनके लिए भी समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, यानी कि उनके लिए बैठने और खाने पीने की व्यवस्था वहां पर हो। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा वहां पर लिया कि किस तरीके से जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ये सभी सेवाएं वहां पर सही तरीके से चल रही हैं। इसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद दून अस्पताल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से अस्पताल में चल रहे इलाज का फीडबैक लिया। संतुष्टि नजर आई। तो दून मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून के अस्पताल में पहुंचे थे। ऐसे में देखिए जो डॉक्टर थे उनसे बातचीत करते हुए वो नजर आए। डॉक्टरों को निर्देशित किया कि किस तरीके से आगे चीजें करनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री बहुत गंभीर रहते हैं इस चीज को लेकर कि अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं मरीजों को और तीमारदारों को दी जा रही हैं। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री दून अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का और उपचार की जो गुणवत्ता है, व्यवस्थाएं हैं, उसका जायजा लिया है। आज तमाम जो वहां पर तीमारदार थे उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, मरीजों से भी मुलाकात की, डॉक्टर से भी मुलाकात की और तमाम व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी उन्होंने वहां पर बातचीत की है। और क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है या दून अस्पताल हम कहें, यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, किस तरीके की वहां पर पेयजल की व्यवस्था है, पंखे हैं, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, किस तरीके की वहां के व्यवस्थाएं दी जा रही है, साफ सफाई की बात करें या सैनिटाइजेशन की बात करें या रंग रोगन की बात करें, सब कुछ आज मुख्यमंत्री ने देखा है और साफ तौर पर निर्देशित किया है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी होना चाहिए और तमाम जो गंदगी या आसपास जो चीजें हैं जो अभी सही नहीं है अस्पताल के अंदर, उसको जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर वो डॉक्टरों से भी बातचीत करते नजर आए, वहां पर जो मरीज वहां पर भर्ती उनसे भी वो बातचीत करते हुए नजर आए। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे उनको जो सुविधाएं थी उसमें संतुष्टि नजर आई। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने जानने की कोशिश की मरीजों से भी, तीमारदारों से भी कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर उनको मिलती हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर लोगों को व्यवस्थाएं मिले। मरीजों से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने हालचाल जाना कि आखिर कैसे वहां पर डॉक्टर्स का रवैया उनके लिए रहता है, तीमारदारों के लिए रहने की किस तरीके की व्यवस्था होती है, किस तरीके की अन्य व्यवस्थाएं होती है। तो उन्होंने पूरी तरीके से जानने की कोशिश की कि धरातल पर किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर दी जा रही है। और जहां पर भी उनको थोड़ी कमी पेशी नजर आई, उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि ये अब धरातल पर ये काम होना चाहिए, चाहे वो सौंदर्यीकरण का कार्य हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, तीमारदारों की व्यवस्था हो, लोगों के इलाज की व्यवस्था हो, तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वहां पर मुख्यमंत्री गए। और इसके साथ साथ ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर भी मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने देखा। इसके अलावा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना जो हेल्प डेस्क है उसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और किस तरीके से अटल आयुष्मान जो योजना है उसका लाभ व्यक्ति तक पहुंचे, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है। तीमारदारों से भी उन्होंने बात की कि किस तरीके से जो ये आयुष्मान योजना है उसका वो लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मरीजों से बात करके उन्होंने ग्राउंड का हाल जाना है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि अधिकारी जो है वो अपनी बात जरूर बताते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर जब खुद मरीजों से बात की जाती है, डॉक्टर से बात की जाती है, जब खुद हाल जाने जाते हैं, तो असली जो पूरा एक व्यवस्था होती है अस्पताल की वो देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देशित किया जो भी कमी पेशी अभी पाई गई है उस पर अब तेजी के साथ अस्पताल के अंदर काम किया जाएगा। बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आगे बढ़ेंगे, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके में नियमों को ताक पर रखकर पर्यटन विभाग की अरबों की जो जमीन है उसे 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर बालकृष्ण की कंपनी को दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे राज्य का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर हल्ला बोल दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया। रिपोर्ट देखिए। बालकृष्ण की कंपनी को गलत तरीके से टेंडर, सबसे बड़ा घोटाला बोले यशपाल, मचा बवंडर। नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। सरकार को बदनाम करने का प्रयास, बीजेपी बोली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाने से सूबे की सियासत गर्मा गई है। यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा है कि मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट इलाके में 30,000 करोड़ बाजार मूल्य वाली पर्यटन विभाग की जमीन को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया गया है। यशपाल आर्य ने कहा है कि बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की कंपनी को ये टेंडर मिला। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हैरानी की बात ये रही कि दूसरे और तीसरे नंबर पर भी टेंडर में जिन कंपनियों के नाम आए उनकी मिल्कियत भी बालकृष्ण के पास है। जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटन विभाग की जमीन किराए पर देने में भारी भ्रष्टाचार, अरबों रुपए के पर्यटन से जुड़े टेंडर को हथियाने के लिए किया गया फर्जीवाड़ा। 762 बीघा जमीन को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया। 762 बीघा भूमि का सरकारी रेट से मूल्य करीब 2,757 करोड़ रुपए। राजस एरोस्पोर्ट्स को केवल 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया। महज 1 करोड़ रुपए सालाना शुल्क के साथ बालकृष्ण की कंपनी ने टेंडर हासिल किया। दूसरे तीसरे नंबर पर टेंडर में जिन कंपनियों के नाम, उनकी मिल्कियत भी बालकृष्ण के पास। यशपाल आर्य का कहना है कि जिस भूमि को 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दिया गया, उस भूमि को देने से पहले उसे एशियाई विकास बैंक से 23 करोड़ रुपए कर्ज लेकर विकसित किया गया था। यशपाल आर्य ने कहा कि अब तो ये सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के काबिल अधिकारी ही बता सकते हैं कि कर्जे के 23 करोड़ रुपए खर्च कर जमीन को सजा धजा कर उसकी सारी कमियां दूर कर 15 साल के लिए राज्य की अरबों की जमीन देकर किराए के रूप में 15 करोड़ कमाने का ये कौन सा मॉडल है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी यशपाल आर्य के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन किया है। अब तक 25 वर्षों का सबसे बड़ा घोटाला, पर्यटन घोटाला, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन, ये 30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का घोटाला है। 1,000 बीघा जमीन, लगभग 150 एकड़ जमीन, उसको मात्र 1 करोड़ रुपए किराए में, जिस प्रकार से रामदेव जी के निकटस्थ बालकृष्ण जी को गलत तरीके से टेंडर प्रोसेस करके दी। जितनी पार्टिसिपेटिंग कंपनियां हैं सारी बालकृष्ण जी की हैं, उसमें सारा जो शेयर होल्डर हैं बालकृष्ण जी की कंपनियां हैं। और पहली शर्त का उल्लंघन होता है कि उसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंपनियां हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी सामाजिक भी और व्यावसायिक भी। लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, तीनों पार्टिसिपेटिंग कंपनियां टेंडर में भ्रष्टाचार, कहीं पर भी दूर दूर तक भ्रष्टाचार दिखाई देगा, निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इस तरह के आरोप लगाकर कांग्रेस एक माहौल खराब करना चाहती है, सरकार को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि उनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे और कोई भी अधिकारी का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सफेदपोश हो या राजनीतिज्ञ हो या कोई अधिकारी हो, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे व्यक्तियों को जेल के सलाखों के अंदर डाला जाएगा। पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमलावर कांग्रेस ने अब मसूरी में पर्यटन विभाग की जमीन पर भारी घोटाले का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टेंडर प्रक्रिया में बालकृष्ण की ही 3 कंपनियों के शामिल होने से सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बता रही कांग्रेस इस मामले पर सरकार को आगे कैसे घेरती है।
देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देहरादून में राजभवन में गुरु ग्रंथ साहिब का 3 दिन तक चलने वाला अखंड पाठ शुरू हुआ और इस समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राजभवन के कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने पूजा में भाग लिया और प्रसाद लिया। राज्यपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर झुकाकर सभी की खुशहाली और तरक्की की दुआ की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल वो पहुंचे जहां उन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहे सेवा पखवाड़े को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे रहें। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस ने नेता करण महारा और विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि नैनीताल समेत पूरे प्रदेश में दिन में अपहरण, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो सरकार के दबाव में काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। महिलाओं के प्रति किस तरीके के अपराध बढ़े हैं, उससे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसमें भी हम 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़े हैं। लूट हो रही है, हत्या हो रही, डकैती हो रही, क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे सारे विधायक गैरसैंण में भी मुखर थे। वहाँ मांग चाहते थे, चर्चा चाहते थे कि कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। और नैनीताल, उधम सिंह नगर में जो बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम पर है, नशा आज की तारीख में घर घर जा पहुँचा चुकी है और पुलिस को एक ही काम रह गया है, वसूली का। और यहाँ के क्योंकि एसएसपी के खिलाफ इतनी मुखर आवाज़ उठ चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका ऐसा क्या लगाव है, क्योंकि उनके पास तो इतने आईपीएस अफसर हैं, वो चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं कि वो उनको नहीं हटाना चाहते। तो कहीं ना कहीं सब मिली भगत से चल रहा है। बिना संरक्षण के इतना आईपीएस अफसर इतना हावी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे अफसर को तत्काल हटाना चाहिए जनता के हित में। क्या उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी राजनीतिक सामाजिक परंपराएं जो हैं, क्या वो कहीं पे भी इतनी व्यवस्था भी दे सकती है कि इतनी सी गुंडाई हम लोग झेलें? उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, आज सोचिए उनकी आत्मा पर चोट पहुंची है। जिस प्रकार से पुलिस मूक दर्शक बन के रही, अपहरण हुए 5-5 लोगों के, 3-3 मर्डर यहाँ पे हुए हैं। लगातार कौन बढ़ावा दे रहा है इस गैंग कल्चर को? गैंगों को संरक्षण कौन दे रहा है? और मैं गैंग वाले बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, ये आपको जो भटका रहे हैं, आपको भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, अगर ये गैंग कल्चर ऐसी संरक्षित रहा तो खून खराबे इस शहर में होने लगेंगे। 90 के दशक की याद आ जाएगी। देखिए, पूरे नैनीताल जिले में जब से कप्तान आए हैं, पहाड़ में हर घर शराब पहुंच गई है। इस कप्तान को इस जिले से तत्काल चले जाना चाहिए। ये जनहित में भी है और ये देवभूमि के हित में भी। कप्तान जिला छोड़ दो, और कप्तान जिला नहीं छोड़ते हैं तो लगातार जिस तरह से मैंने कहा कि कुमाऊं के हर एक घर में, हर महिला के घर में शराब पहुंचा देगी, इसका जिम्मेदार यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ की सरकार है। हमारी धरने के माध्यम से मांग है कि कप्तान साहब तत्काल कुछ तो शर्म कर लो, इस जिले को छोड़ दो। यही आपके हित में भी है, यही जनता के हित में भी है, हम ये कहना चाहते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में तीसरी लोक अदालत लगाई गई, जहां छोटे छोटे मामलों जैसे कि चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, मुआवजा और बिजली पानी के बिल से संबंधित केस निपटाए गए। लंबे ट्रैफिक चालान भी माफ किया गया या कम राशि में खत्म किया गया। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में अपने मामलों को निपटारण के लिए वहां पर पहुंचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत में सभी सिविल और समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में
हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। और भारतवर्ष में पूरे अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पिछले 4 सालों का जो अगर हम वो देख रहे हैं, 4 जो हमारी पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें उत्तराखंड नंबर 1 पर आ रहा है। बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंच हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी। बट ये है कि प्रयास ये है कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए हैं, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाई कोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे। देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। तो सिमिलरली ऐसे जैसे मेरी कोर्ट में अरब 650 के करीब मेरी कोर्ट में हो चुका है, और जो एमएसीटी का है क्या बोलते हैं कंपनसेशन, वो 4.5 करोड़ करीब के लोगों को दिया जा चुका है। लश्कर में मुख्याली कला गांव का पंचायत घर जर्जर हालत में दिखा। ऐसे में खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, जिस कारण अब यहां कोई मीटिंग नहीं हो पाई। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि मामला अब संज्ञान में आया है और वीडियो को निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो जी ग्राम प्रधान के अंडर होना जी, तो मैं देख करते नहीं इसकी, यहाँ पंचायत कराते नहीं, वहाँ कराओ जी। तो पंचायत सरकारी स्कूल एक जगह जी हो रहा हुआ बड़ी जी की दुकान पर, बाकी की यहाँ तो देखते ही नहीं आगे में। इसके आगे वो लग रखी थी इंटरलॉकिंग, वो भी पड़वा ली पता नहीं किसी ने जी, उसका भी कोई अता पता नहीं। ग्राम प्रधान कुछ देखी ना जी सर, क्योंकि जब तक ग्राम प्रधान रहेगा कोई भी हो, वो पंचायत उसके अंडर में रहेगा, साफ सफाई उसी के अंडर में आ गई। मैं कभी नहीं आकर देखते यहाँ से, ना सेक्रेटरी आते कभी। यहाँ प्रधान इसकी स्थिति खराब हो रही है, यहाँ ग्राम पंचायत की इसकी स्थिति खराब हो, इसमें कोई कार्य भी हो नहीं रहा, और इसमें कार्य भी हो जा। पंचायत घर है उसमें ये सूचना मिली है कि जो वो खंडर हालत में है, और उसकी बिल्डिंग बनी थी और वो गांव के लोगों के प्रयोग में आ सकता है, और जगह भी वहाँ पर काफ़ी है। तो उसमें मैंने अभी बीडीओ लक्सर को निर्देशित किया है कि उसमें जो भी उसकी मरम्मत का या निर्माण जो भी होना है उसमें उसका आकलन तुरंत कर ले, ताकि जिस पंचायत घर का यूज गांव वाले कर सकें। तो वहीं काशीपुर के काजी बाग का 125 वर्ष पुराना इस्लामिया स्कूल प्रबंधन समिति के विवादों के चलते बंद होने की कगार पर है, और इस स्कूल में करीब 200 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनमें से अधिकतर गरीब और वंचित तबके से आते हैं। नागरिकों ने बताया कि समिति और वक्फ बोर्ड के विवादों के कारण विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से विवाद को जल्द समाधान होने की गुहार लगाई है। स्कूल को लेकर कुछ न कुछ होता रहता था। सोसाइटी के द्वारा चुनाव होता था, सोसाइटी का रिन्यूअल नहीं हो पाया था किसी कारण से, क्योंकि कोरोना काल 3 साल रहा, लोग परेशान रहे कि अपने को बचाने के चक्कर में स्कूल सभी बंद रहे, सब ऑनलाइन है। क्योंकि गरीब तबका वो पढ़ता है, वो 20 रुपये 50 रुपये की फीस वाला स्कूल है, और स्कूल की जंजर हालत थी। कुछ युवा साथियों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके 15-20 लाख रुपए उस स्कूल के अंदर लगाए, और आपस में 1-1 हज़ार रुपये करके कम से 60-62 हज़ार रुपये महीना इकट्ठा करके फीस का इंतजाम करते हैं। कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड में जाके 4 लोगों ने वक्फ बोर्ड की कमेटी बनाई, और फिर जो है वक्फ बोर्ड से कहा, और एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, पटवारी जी का हमें हैंड ओवर कराए। अरे भाई आप ऐसे कैसे करा देंगे? दूसरी बात कि जो समुदाय बरेलवी समाज के लोगों का कम से 100 साल से कब्जा है, 4 लोग आके, आप ये देवबंदी ख्यालात के लोग आके अगर ये कहने लगे कि हमें इस स्कूल की जिम्मेदारी दे दे, आप नहीं हो सकता। आप इतना कर सकते हैं, अगर आपके अंदर दम है, एक दूसरे का सहयोग करें। पर जिस तरीके से जिस प्लानिंग के तहत आप आए हो, वो प्लानिंग आपकी किसी कीमत पे पूरी नहीं होगी।
तो वहीं रुद्रप्रयाग में नया कॉलेज मिलने के बाद छात्रों में खुशी कम और गम ज्यादा देखने को मिल रहा है। छात्राएं जहां आने जाने में असुरक्षा महसूस कर रही हैं, तो वहीं उन्हें महाविद्यालय में पानी और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जबकि शिक्षकों के साथ ही भवन में बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में समस्याएं होने से छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। महाविद्यालय अभी कल ही शिफ्ट हुआ है और शासकीय आदेश था कि चूंकि महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन बन गया है, इसलिए जीजीआईसी के ओल्ड भवन में महाविद्यालय को चलाते रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो महाविद्यालय को तत्काल ट्रांसफ़र करना है और राजाज्ञा का उल्लंघन ना हो, उसके चलते ये है कि तुरंत कर दिया गया इसका ट्रांसफ़र। गए यहाँ से, तो फिर बाईपास से हमने वहाँ से गाड़ी पकड़ी, तो फिर वहाँ से भी तो गांव की गाड़ी कभी जा रही है कभी नहीं मिल रही, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहाँ तो ऐसा था कि जब क्लास हो रही थी हम चले जा रहे थे घर, तो यहाँ मतलब दिक्कतें हैं, ना पानी है यहाँ, ना फिर क्लास मतलब प्रॉपर नहीं है। मैं वहाँ से आती हूँ, पैदल आती हूँ, पर जो हमारा महाविद्यालय यहाँ आ चुका है, कुछ ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। जैसे जो बीमार बच्चा आता होगा, आते आते पहले तक तो खुद ही बीमार हो जाता होगा, मतलब कि जितना उसकी तबीयत ख़राब होगी, अगर मान लो पेपर नहीं होगी, जैसे आज बस वाला सीधा गया और रिया स्कूटी में किसकी हेल्प से, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई मदद करे या कुछ हो जाए बीच में। 10 किलोमीटर पैदल है वहाँ से, तो ना वहाँ जंगल का रास्ता है, ना कोई आने के लिए है। मैं अकेले आती हूँ, वहाँ से कोई भी नहीं है, फिर हमें बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी मिलती है। वैसे तो कई बार गाड़ियाँ भी नहीं मिलती। कॉलेज आने के लिए हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ रोडें ठीक नहीं है, टीचर्स नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। गाड़ियों का वो नहीं है, बस एक बस आ रही सुबह के टाइम पे, वो भी 9:30 तक। यहाँ जवाड़ी में स्थित हुआ है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है हमारे लिए। ना तो वहाँ पे गाड़ी रुकी, ना बस, कुछ नहीं, पैदल ही आए हम वहाँ से, और यहाँ का रास्ता भी बहुत ही ख़राब है। तो वहीं हरिद्वार में दबिश देने आई हरियाणा पुलिस पर बस स्टॉप पे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत घायल एसआई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसआई की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बदमाशों की तलाश में हरिद्वार पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी है और ऐसे में एसएसपी प्रवीण सिंह डोवाल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बदमाशों को पकड़ने के सख्त निर्देश जारी किए। जो हमारे पास प्रिलिमिनरी जानकारी है, इनके द्वारा उस अपराधी को पकड़ने का जो कोशिश किया गया, उसमें उसके द्वारा एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चलाई गई और जिससे वो घायल है। उसको तत्काल मेडिकल चिकित्सा के लिए, उसको चिकित्साई परामर्श के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है और उसके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी ये अभियुक्त तो फरार चल रहा है, इसके अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही इसकी अरेस्टिंग की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो इस पर की जाएगी। इस संबंध में जिन पुलिस द्वारा हरिद्वार पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, ऐसा कई बार हो जाता है। कई बार अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस इस तरीके से करते हैं, शायद समय का अभाव रहा होगा या कोई और कारण रहा होगा। हरिद्वार पुलिस को जब ये गोली चली है, इसके बाद ही इसकी सूचना हमें मिली। द्वारा 3 गोलियां चलाई गई हैं। जो एसआई सुनील है, जो जिन पुलिस से आए हैं, उन पर 2 गोली, एक कोनी से छू के लगी और एक पेट पे लगी है, एक गोली नहीं लगी। 3 गोली चलने की हमें सूचना। बागेश्वर में घिरौली पुल के पास अनियंत्रित होकर एक वाहन सड़क से 50 मीटर नीचे गहरी खाई में नदी किनारे गिर गई। गनीमत ये रही कि वाहन नदी में नहीं डूबा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से घायल 3 लोगों का रेस्क्यू किया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। विकासनगर में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना कालसी की बात करें तो पुलिस ने सहारनपुर के एक युवक सलमान को चरस के साथ पकड़ा। पुलिस ने उसके पास से 750 ग्राम चरस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ नशे से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। वहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने राज्य सरकार के साथ मिलकर डूंडा ब्लॉक में पोषण भी पढ़ाई भी नामक 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बच्चों के विकास, पोषण, स्वच्छता और विशेष जरूरत वाले बच्चों की देखभाल सिखाई गई।
साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने पोस्ट टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें हमने पहले गर्भवती महिलाओं को कि हम किस प्रकार से उनको जागरूक कर सकते हैं, वो चीज़ें पहले सीखी हमने। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम गर्भवती महिला को स्तनपान कराना कितना ज़रूरी है। और उसके बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद हमको उसको किस प्रकार आदि ठोस जो हमारा वो होता है, खाना होता है, वो देना है बच्चे को। जैसे उसमें दलिया हो गया या मैश दाल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये चीज़ें मैश करके उसको देनी चाहिए। उसके बाद 3 साल तक के बच्चों के लिए वो चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद हमारे पास जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे आते हैं, वो आते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के जो हम संपूर्ण उसका जो विकास करने की कोशिश करते हैं, वो आंगनवाड़ी सेंटर में करते हैं। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।